नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 11 वीडियोज़ के माध्यम से हमने 330 वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के 20 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 331वां प्रश्न है, प्रथम प्राकृत के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? और इसका सही जवाब होगा पाली। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 332, तृतीय प्राकृत के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 333, पुरानी हिंदी को अवहट नाम सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने नाम दिया था अवहट पुरानी हिंदी को? तो इसका सही जवाब होगा पुरानी हिंदी को अब्दुल रहमान ने अवहट नाम सबसे पहले अपने संदेश रासक नामक ग्रंथ में दिया था। यानी जो अवहट नाम दिया गया था पुरानी हिंदी को सबसे पहले वो अब्दुल रहमान ने दिया था और अपने संदेश रासक नामक ग्रंथ में दिया था। प्रश्न संख्या 334 देखिए, अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप जो कि 1000 ईस्वी के आसपास का था या हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अवहट के नाम से जाना जाता है। यानी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप और हिंदी के पूर्ववर्ती रूप को अवहट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 335, रामचंद्र शुक्ल ने अवहट को क्या कहा है? उत्तर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अवहट को प्राकृताभास हिंदी कहा है। प्रश्न संख्या 336, किस भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है? और इसका सही जवाब होगा पाली को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 337 देखिए, भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितनी प्राकृत का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया है। उनमें संख्या पूछी गई है इस प्रश्न में, तो इसका सही जवाब होगा भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण विभाषा की चर्चा की है। 7 मुख्य प्राकृत में देखिए कौन कौन सी प्राकृति? मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी जिसे शोरसेनी के नाम से जाना जाता है, अर्धमागधी, ब्राह्मलिक, दाक्षिणात्य जो कि महाराष्ट्री थी, तथा गौण विभाषाओं की अगर बात करते हैं तो शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और वनेचरी आदि प्राकृतों का उल्लेख किया है, जिनमें 7 मुख्य प्राकृत थी और 7 गौण विभाषा कहलाती थी। प्रश्न संख्या 338, अथर्ववेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। ध्यान देना है आपको, लौकिक संस्कृत में हुई है, न कि वैदिक संस्कृत में। प्रश्न संख्या 339, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन जनसाधारण की भाषा यानी पाली में अपने उपदेश दिए थे। प्रश्न संख्या 340 देखिए, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? उत्तर है प्राकृत में। प्रश्न संख्या 344 देखिए, मध्यकाल में सर्वाधिक साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? उत्तर देखिए, मध्यकाल यानी भक्ति काल और रीतिकाल का सामूहिक जो समय था उसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और मध्यकाल में जो सर्वाधिक साहित्य लिखा गया था वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ध्यान देने की बात है दोस्तों, अगर भक्ति काल में सर्वाधिक साहित्य लिखे जाने वाली भाषा पूछी जाती है तो आपको अवधी भाषा बताना है, लेकिन अगर मध्यकाल के बारे में पूछा जाता है तो सर्वाधिक साहित्य आपको ब्रज भाषा में लिखा हुआ बताना है। प्रश्न संख्या 345 देखिए, रीतिकाल का सर्वाधिक साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पहले हमने बात करी भक्ति काल की, उसके बाद में हमने बात करी मध्यकाल की जिसमें भक्ति काल और रीतिकाल को सम्मिलित किया गया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की। और रीतिकाल में सर्वाधिक साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है यहां आपको बताना। तो
दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। लगभग 90% साहित्य, रीतिकाल का लगभग 90% साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भक्ति काल और रीतिकाल की अगर बात करते तो भक्ति काल में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है सर्वाधिक साहित्य में, और रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। लेकिन जब अगर दोनों को सम्मिलित करके बात की जाती है तो दोनों में जो बाहुल्य मिलता है साहित्य रचनाओं का वो ब्रज भाषा में है। यानी भक्ति काल और रीतिकाल को मिलाकर बात करी जाए तो ब्रज भाषा में ही ज्यादा साहित्य लिखा गया है। प्रश्न संख्या 346 देखिए, भक्ति काल में सूफी काव्य की प्रधान भाषा कौन सी थी? भक्ति काल में जो सूफी काव्य लिखा गया था उस काव्य की कौन सी भाषा थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधी। प्रश्न संख्या 347, भक्ति काल में कृष्ण काव्य की प्रधान भाषा कौन सी थी? भक्ति काल में जितना भी कृष्ण काव्य लिखा गया है उसमें से जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है भक्ति काल के दौरान। प्रश्न संख्या 348, भक्ति कालीन किस कवि का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था? इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास का अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार था। प्रश्न संख्या 349 देखिए, तुलसी की प्रिय भाषा कौन सी है? अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि तुलसी का ब्रज और अवधी दोनों पर ही अधिकार था समान रूप से, लेकिन उसकी प्रिय भाषा कौन सी थी कवि तुलसीदास की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसी की प्रिय भाषा अवधी और साहित्यिक जो रूप था वो प्रबंध शैली प्रिय था। प्रश्न संख्या 350, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र को। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्रश्न संख्या 351 देखिए, सूफी काव्य और तुलसी की अवधी भाषा में क्या अंतर है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सूफी काव्य भी अवधी भाषा में लिखा गया था और तुलसी ने भी प्रमुख रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो दोनों कवियों की अवधी भाषा में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी काव्य और तुलसी की अवधी भाषा का प्रमुख अंतर यह है कि सूफी काव्य में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और राममार्ग यानी तुलसीदास द्वारा रचित साहित्यिक ग्रंथों में साहित्यिक संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। यहाँ ठेठ अवधी का प्रयोग हुआ है, जबकि तुलसी द्वारा रचित राम काव्य में साहित्यिक संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान अवधी का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित ये 350 प्रश्नों की सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।